विद्युत गति से हो जाने वाली इस घटना की पहली प्रतिक्रिया मीरा के मन में एक तीव्र आनंद के रूप में प्रकट हुई। वह आनंद जो विजय के बाद होता है, जब बहुत दिनों की अनेक असफलताओं के बाद एक दिन एकाएक सफलता मिल जाती है। एक दूसरे ही क्षण उसने जाना, वह उल्लास जीत का नहीं है, कुछ काम कर लेने का नहीं है, उल्लास का कारण यह है कि अब सामने कुछ काम करने को है। कैदी को जब मुक्ति मिलती है, तब एक तरह का आनंद उसे होता है, पर इस समय मीरा को आनंद हो रहा था, जैसा कि बहुत दिनों से कालकोठरी में निकम्मे पड़े हुए कैदी को उस समय होता है, जब उसे मशक्कत दी जाती है, फिर वह चाहे पत्थर कूटना या जगाई या कोल्हू ही क्यों न हो। मीरा लपक कर उस आदमी के पास पहुंची। वह सड़क पर फैला हुआ पड़ा था। उसके शरीर में किसी तरह की गति नहीं थी। मीरा ने कलाई पकड़कर देखा, वह नब्ज भी नहीं पा सकी। उसने युवक का सिर उठाया, वह भारी जान पड़ा और एक ओर लुढ़क गया। तब मीरा एकाएक घोर चिंता से सिहर उठी। आंखें फाड़ फाड़ कर वह देखने लगी, कभी युवक की ओर, कभी साइकिल की ओर, कभी अपने उस हाथ की ओर जिसने वह डाल पहिए में अटकाई थी। बहुत शोर के बाद अगर एकाएक मौन हो जाए, तो हमारे भीतर से ही मानो कोई चीख उठता है और निर्वता नहीं होने पाती। मीरा के भीतर भी कोई एकाएक पुकार उठा कि सड़क पर कोई नहीं है, आसपास कहीं कोई नहीं है, सैर का समय खत्म हो गया है। और बरसों बाद अब मीरा की नई शिक्षा उसके काम आई। उसने बिना किसी प्रकार के संकोच या झिझक के उस बिल्कुल अजनबी नवयुवक को घुमाकर सीधा किया और ओह लाड कहते हुए बाहों में उठा लिया। बोझ बहुत काफी था, लेकिन परिताप में दानवी शक्ति होती है। लगभग 1.5 फरलांग चलकर मीरा एक चौराहे पर पहुंची, जहां एक बेंच पड़ी हुई थी। मीरा ने हुफ कहकर युवक को उस पर डाला, फिर कुछ बढ़कर एक तागे वाले को पुकारा और उसकी मदद से युवक को तागे में लाद कर कहा, चलो अस्पताल, कॉन्कशन ऑफ द ब्रेन। कॉन्कशन, कॉन्कशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन, कॉन्कशन ऑफ द ब्रेन। अस्पताल के दुर्घटना वार्ड के बाहर के बरामदे में मीरा बैठी है। उसे वैसे ही बैठे हुए लगभग पौन घंटा हो गया है। बेंच पर वह बिल्कुल सीधी बैठी है, मुख पर जरा भी मलिनता नहीं है, किसी तरह की गति नहीं है, वह आंख भी नहीं झपकाती है, लेकिन इतने काल का वह निश्चल तनाव ही प्रकट करता है कि उसके भीतर कैसी अशांति भर रही है। मीरा मानो अपने नाड़ी स्पंदन के साथ ताल देती हुई गिनती जा रही है कि उस घटना को कितनी देर हो गई है, प्रति सेकंड कितनी और देर होती जा रही है। आखिर डॉक्टर ने आकर आश्वासन देते हुए कहा, अब कोई चिंता की बात नहीं है। क्या? डॉक्टर ने अपने स्वर में कुछ घनिष्ठता, कुछ वात्सल्य लाकर पूछा, आपके कोई संबंधी हैं क्या? मीरा ने जल्दी से कहा, नहीं, सड़क पर एक दुर्घटना हो गई वहीं। डॉक्टर ने कुछ बदले हुए दैनिक व्यवहार के, यद्यपि अब भी दयाभरे स्वर में कहा, कोई फिक्र नहीं, बच जाएगा। मीरा बेंच पर से उठकर एकदम चल दी। डॉक्टर की विनयपूर्ण प्रशंसा को स्वीकार करने या सुनने के लिए भी वह नहीं रुकी। आपकी सहृदयता, घर। मीरा लौटकर सीधी ऊपर अपने कमरे में चली गई और धड़ाके से द्वार बंद कर खिड़की के पास बैठ गई। खिड़की खुली थी, आधी दूर तक लगा हुआ रेशमी चींट का पर्दा हल्का हवा के झोंके से मदमाता सा झूम रहा था, कभी भीतर की ओर, कभी बाहर की ओर। दूर घने नीले स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मीरा को याद आया, जब उसने घोर आकांक्षा से भरकर उस बेहोश युवक की बंद पलकों को खोलकर भीतर झांका था, तब उसमें का स्वाभाविक आलोक बुझा हुआ सा था। आत्मा के वे द्वार बंद नहीं हुए थे, पर उनके आगे एक जीना पर्दा सा छाया हुआ था। उस फीके पड़े हुए चेहरे में वे जबरदस्ती खोली हुई आंखें ऐसी लगती थीं, मानो लेकिन वह नहीं चाहती उस युवक की बात सोचना। उसे क्या अब उस युवक से? वह उसे अस्पताल पहुंचा आई है, वह ठीक है, अब मर नहीं जाएगा। लेकिन उसका चेहरा मीरा की आंखों के आगे फिरने लगा। नहीं। मीरा ने अपने ओठ जरा से काट लिए। वह नहीं देखेगी वह चेहरा, वह पीड़ा से सिकुड़ा हुआ शरीर। वह नहीं देखेगी, लेकिन क्या नहीं देखेगी, यह दोहराते हुए तो वह बार बार उसे देखती ही जा रही है। उसने फिर ओठ काट लिया, मुट्ठियां गोंद ली। एक मुट्ठी में अभी तक वह फूल दबा हुआ था, जो उसने टहलते समय राह के किनारे लगी क्यारी में से तोड़ लिया था। अब वह उसे मुट्ठी में ही लिए हुए थी। मीरा का शरीर ढीला पड़ गया, उसका देर का संचित तनाव मिटने लगा। वह स्थिर अनदेखती दृष्टि से उस फूल की ओर देखने लगी। मुरझाया हुआ, कुचला हुआ, गर्मी और पसीने और दबाव से अपनी सफेदी खोकर काला पड़ा हुआ फूल। उसे अपनी डींग याद आई। पंख में पंकज तो नहीं, पर हाँ, वह मधुमक्खी अवश्य, जो अपने संचित किए हुए मधु में अपने पंख नहीं लिपटाती, फंसती नहीं, मुक्त ही रहती है। अछूती, अस्पृश्य। अब उसने फिर अपने ओठ काट लिए, अब की बार कुछ भुलाने के लिए नहीं।
इस बार केवल उस एक शब्द के उच्चारण को रोक देने के लिए जो उसकी सारी विदेशी शिक्षा और सभ्यता और संस्कृति का निचोड़ बनकर उसके ओठों तक आया था, डेम। तब एकाएक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शब्दहीन, लेकिन बड़े बड़े गोल गोल आंसू।